तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर अप कर चुके हैं। आज पार्ट 3 की बारी है दोस्तों, और वाकई ये पार्ट 1 से भी ज़्यादा बेस्ट आपको लगने वाली है। टॉप 50 क्वेश्चन। पार्ट 1 को बहुत प्यार मिला आप लोगों के द्वारा, और पार्ट 1 में वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे मैंने। उससे भी बेटर क्वेश्चन, उससे भी बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ टॉप 50, जो कि बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो और जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और साथ ही जो भी दोस्त पुराने हैं मित्र, वो इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम आज की मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 3। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, उस पर आप लोगों के बताए हुए टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस लाना चाहता हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाया जाए। जो कमेंट, जिस टॉपिक के कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे, मैं अगली क्लास उसी टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कॉवेल और श्वेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉवेल एंड शॉवेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कॉवेल और शॉवेन के अनुसार इन चारों में से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक विकास, ठीक है। आपका कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो कॉवेल और श्वेन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बाकी न्यूरोमस्कुलर समन्वय, जैविक शक्ति और अपनाने का प्रयास, और साथ ही व्याख्यात्मक विकास, ये तीनों ही कॉवेल और श्वेन के अनुसार होते हैं। बट आपका सांस्कृतिक डेवलपमेंट या कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों ऑक्सीजन ऋण शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। द टर्म ऑक्सीजन डेप्थ वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाई हंस क्रैब, एवी हिल, ओ मेयर होफ, या फिर हैंसबर्ग। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ऑक्सीजन डेप्थ जो वर्ड है वो सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था या गढ़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एवी हिल, ठीक है। एवी हिल के द्वारा आपका ऑक्सीजन डेप्थ शब्द लाया गया था। अब देखो दोस्तों, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की खपत होती है ना, उसी को ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है, ठीक है। देखो होता क्या है, जब हम कोई ज़ोरदार व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होना शुरू होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, और उस लैक्टिक एसिड के ऑक्सीडेशन या उसके ऑक्सीकरण के लिए ना शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिकवरी के दौरान जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की खपत या खर्च की गई हो, ठीक है, उसे मांसपेशियों का ऑक्सीजन ऋण या ऑक्सीजन डेप्थ आप कह सकते हो मसल्स का, ठीक है। क्लियर हुआ ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, मांसपेशियों यानी कंकाल मांसपेशियाँ, ठीक है, की संरचना क्या है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। इनके कंपोजिशन में नीचे 4 चीज़ें दी गई, आपका प्रोटीन दिया है, वाटर दिया है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे रखे हैं। इनके परसेंटेजेस दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि प्रोटीन, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इन तीनों का कितना कितना परसेंट कंपोजिशन मसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हम जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 75% पानी, 20% प्रोटीन और 5% अकार्बनिक नमक, यानी कि 75% वाटर, 20% प्रोटीन एंड 5% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, उनमें लगभग 75% वाटर होता है, 20% प्रोटीन होता है, ठीक है, और 1 से 10% तक फैट पाया जाता है, ठीक है। 1 से 10% तक फैट होता है, और लगभग 1% ग्लाइकोजन भी कंटेन करती हैं मसल्स हमारी, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ओके।
फिर अगर हम बात करें अपनी स्केलेटल मसल्स की दोस्तों, तो स्केलेटल मसल्स क्या होती है, मेनली जो होती है हमारी मेन टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम्स में से ही एक होती हैं। ठीक है, जो हमारी मेन टिश्यूज़ होती हैं या मुख्य ऊतक होते हैं या हमारे ऑर्गन सिस्टम्स का ही एक पार्ट होती है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और इनमें 3 टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ठीक है, कि जो मेन मसल्स टिश्यूज़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मसल टिश्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेन मसल टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका स्केलेटल मसल्स हो गया, कार्डियक मसल हो गया और स्मूथ मसल्स का ग्रुप हो गया। ठीक है, और अगर इनके कंपोजिशन ऑफ मसल्स की बात करें तो आपका यही ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्लिजिक एसिड चक्र के उत्पादन के साथ इसके पूरा होने के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। ठीक है, टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हैज सिग्निफिकेंट इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग इट्स कंप्लीशन विथ प्रोडक्शन ऑफ। जब आपका टीसीए चक्र के उत्पादन होता है तो उसके साथ साथ कुछ होता है। किस चीज़ का उत्पादन होता है उसके साथ, वो 4 उत्पादन आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, या 3 दिए हुए हैं। CO2 का उत्पादन होता है या ATP का उत्पादन होता है या फिर H2O का उत्पादन होता है, या तीनों के तीनों ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। सभी के कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी के सभी। ठीक है, आपका CO2 का उत्पादन भी होगा, ATP का भी होगा और H2O का भी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अंडाकार जोड़ को इस नाम से भी जाना जाता है, ओवॉइड जॉइंट इज आल्सो नोन एज। ठीक है, एक अंडे की आकृति की जैसा जोड़ जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इरेगुलर जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होता है वो आपका ओवॉइड जॉइंट भी कहलाता है। अब देखो दोस्तों, ओवॉइड जॉइंट जो होता है उसे कॉन्डिलॉइड जॉइंट तो कहते ही कहते हैं ना, साथ ही कॉन्डिलॉइड जॉइंट को भी एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिपोस्ट जॉइंट। ठीक है, एलिपोस्ट जॉइंट के नाम से आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी कहलाता है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, तो एलिपोस्ट जॉइंट भी कहते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट को। ठीक है, ओवॉइड जॉइंट को कॉन्डिलॉइड और कॉन्डिलॉइड को एलिपोस्ट जॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के जोड़ मेनली आपके किस तरीके से कंपोज्ड होते हैं, वो अंडे के आकार में कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, जिसे कॉन्डिल कहा जाता है या कॉन्डाइल। ठीक है, जो अंडे के आकार में होते हैं उसे कॉन्डाइल कहते हैं। ओके, अब एक और चीज़ देखो दोस्तों, इस प्रकार के जॉइंट में क्या होता है, जो मूवमेंट होती हैं आपकी कॉन्डिलाइड जॉइंट्स के अंदर, जो आपकी मूवमेंट होंगी वो कैसी कैसी मूवमेंट होंगी आपकी। ठीक है, तो वो मूवमेंट आपकी जो होंगी दोस्तों, एक होगी आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, और एक होगी साइड टू साइड। यही 2 प्रकार की मूवमेंट आपकी कॉन्डिलाइड जॉइंट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइड टू साइड मूवमेंट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारी जो रिस्ट होती है यानी कि कलाई होती है, ठीक है, उस पर कैसे जॉइंट होते हैं, हमारे कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स होते हैं। ओके, और कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स हमारे हाथ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे फिंगर्स की मूवमेंट को अलाउ करने का काम करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट से रिलेटेड दोस्तों, तो वो क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे रिलेटेड इंजरी के बारे में पूछ सकता है, इफेक्ट्स के बारे में पूछ सकता है ना। तो मेनली आपका स्प्रेन हो गया। ठीक है, स्प्रेन कॉन्डिलॉइड जॉइंट के अंदर मेनली आपका स्प्रेन हो गया, स्प्रेन यानी कि मोच हो गई, है ना। फिर आपका कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, और अर्थराइटिस जो होता है वो भी कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स की इंजरीज के अंदर आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन कह रहा है, पहली इलेक्ट्रोमायोग्राफिक मशीन किसके द्वारा तैयार की गई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो द फर्स्ट इलेक्ट्रोमायोग्राफिक मशीन वॉज प्रिपेयर्ड बाई, पहली इलेक्ट्रोमायोग्राफिक मशीन किसके द्वारा तैयार की गई। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों।
क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, जैस्पर। ठीक है, जैस्पर। ओके, ऑप्शन सी जैस्पर। तो मायोग्राफिक मशीन जैस्पर, हाँ ठीक है, जैस्पर होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है ना दोस्तों, इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती क्या है, ये एक बहुत कम जोखिम वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें खतरा बहुत कम होता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया में, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में ये बहुत कम खतरे वाली प्रक्रिया होती है। इसका उपयोग बेसिकली आप देखोगे ना तो मसल्स हो गई हमारी, ठीक है, और उनको कंट्रोल करने वाली जो नर्व सेल्स होती हैं, जिसको हम मोटर न्यूरॉन्स के रूप में भी जानते हैं ना, उसी के हेल्थ के लिए टेस्ट किया जाता है, उसी के स्वास्थ्य के परीक्षण करने के रूप में किया जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी का। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्थ की टेस्टिंग के लिए आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है, कराई जाती है। ठीक है, इस चीज़ पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कपाल तंत्रिकाएं सम्मिलित भाग हैं। द क्रेनियल नर्व्स आर द इंक्लूसिव पार्ट ऑफ। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो किसका सम्मिलित भाग होती हैं? सेंट्रल ब्रेन का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? चलो बताओ जल्दी से, 7वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कपाल तंत्रिकाएं सम्मिलित भाग होती हैं दोस्तों। ठीक है, और जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना दोस्तों, यहाँ क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात किया ना, क्रेनियल नर्व्स, तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारी स्कल के भीतर, ठीक है, यानी हमारी खोपड़ी के जो भीतर ब्रेन के नीचे स्थित होती हैं या लोकेटेड होती है। ध्यान रखना, स्कल के अंदर ब्रेन के नीचे लोकेटेड होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप होने की संभावना है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को ऐड ऑन किया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, हड्डी की यांत्रिक धुरी क्या है? व्हाट इज द मैकेनिकल एक्सेस ऑफ बोन? बोन्स की मैकेनिकल एक्सिस क्या होती है इन चारों में से? ऑप्शंस आपके सामने। सामान्य गति में संतुलन के लिए एक बिंदु, समीपस्थ और दूरस्थ सिरों के मध्य बिंदु में से एक सीधी रेखा गुजरती है, हड्डी की शाफ्ट और गर्दन को जोड़ने वाला या जोड़ने वाली एक सीधी रेखा, या एक सीधी रेखा डिस्क लैंड पर लीवर बिंदु के रूप में कार्य करती है। इन चारों में से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए स्ट्रेट लाइन पासिस फ्रॉम मिड पॉइंट्स ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समीपस्थ और दूरस्थ सिरों के मध्य बिंदु में से एक सीधी रेखा गुजरती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी देखो तो क्लियर हो जाएगा। देखो उसमें होता क्या है, हमारी सभी जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, वो उनमें हमेशा मैकेनिकल और एनाटॉमिक एक्सेस होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होंगी उसके अंदर आपका मैकेनिकल एक्सेस और एनाटॉमिक एक्सेस होता ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों, हड्डी का जो मैकेनिकल एक्सेस होता है ना, वो एक सीधी या स्ट्रेट लाइन होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैकेनिकल एक्सेस जो बोन का होगा वो सीधी या स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि आपका फ्रंटल और सजाइटल प्लेन में प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स के बीच में एक सेंटर पॉइंट या सेंटर पॉइंट जॉइंट या फिर केंद्र बिंदु जॉइंट के रूप में काम करेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फ्रंटल और सजाइटल प्लेन के अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट के बीच में ये क्या काम करेगा, आपका जॉइंट सेंटर पॉइंट का काम करेगा, या सेंटर पॉइंट जॉइंट का काम करता है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझ लो। जैसे कि होता क्या है कि मैकेनिकल एक्सिस, एक चीज़ मैंने ऊपर बताई आपको पहले ही से कि मैकेनिकल एक्सिस जो होगा वो हमेशा कैसे होगा, जो भी मैकेनिकल एक्सिस होगा वो हमेशा आपका स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इस चीज़ को, इस पॉइंट को, थॉट को दिमाग में
सेट कर लेना कि जो भी मैकेनिकल एक्सिस होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, कहाँ पर? फ्रंटल और सैजिटल प्लेन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा किस पे? फ्रंटल और सैजिटल प्लेन में हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम एनाटॉमिक एक्सिस की बात करें तो वो फ्रंटल प्लेन में स्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, इसलिए मे बी की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। फ्रंटल प्लेन में वो स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन वहीं अगर सैजिटल प्लेन की बात करें तो वो स्ट्रेट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा कर्व्ड रहता है एनाटॉमिकल एक्सिस के अंदर। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा आपकी फीमर बोन के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, हड्डी की यांत्रिक धुरी क्या होती है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम मिड पॉइंट्स ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? किस प्रकार के लक्ष्य जो उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें निष्पादित करने या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान संलग्न होना चाहिए? सो विच टाइप ऑफ गोल्स फोकस ऑन द एक्शंस an individual must engage in during performance to execute or perform well? ऑप्शंस हैं आपके सामने आउटकम गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, प्रोसेस गोल्स और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान संलग्न होना चाहिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिक्रिया लक्ष्य या प्रोसेस गोल्स। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस गोल्स। ठीक है, प्रतिक्रिया लक्ष्य या प्रोसेस गोल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके सामने दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसमें पहला आपका दिया है कौन सा? आउटकम गोल दिया है। अब आउटकम गोल के बारे में अगर हम बात करें ना, तो भाई प्रोसेस गोल्स का तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया। अब आउटकम गोल्स क्या होता है उसको भी देख लो एक बार। आउटकम गोल्स क्या होता है कि ये एक अंतिम उत्पाद या प्रभाव होता है जिसे हम प्राप्त करने की आशा करते हैं। ठीक है, अब कैसे? इस प्रकार में क्या होता है, जो हमारे एम्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं ना, वो आमतौर पर पहले लक्ष्य होते हैं जो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिन्हें होता है क्या है कि आप विचार करते समय बनाते हैं कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्चुअल में क्या हासिल करना चाहते हो, वो होता है आपका आउटकम गोल। जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में आप बात कर लो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो। ठीक है, या आप कोई बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार है, आप उसको जीतना चाहते हो, एक बड़ी संपत्ति का मालिक बनना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आउटकम गोल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट यहाँ पर दिया परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का जो लक्ष्य होता है ये आपके द्वारा निर्धारित एक मानक होता है जिसका उपयोग आप परिणाम की दिशा में अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए करते हो। ठीक है, आपका रिजल्ट लक्ष्य क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस गोल क्या होगा, उस डायरेक्शन में आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए इस प्रकार के गोल को आप सेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो किसी एग्ज़ाम में हाई स्कोर पाने के लिए आपने दोबारा पेपर दे दिया। ठीक है, एक नई भाषा सीख लिया आपने, तो ये परफॉर्मेंस गोल के अंदर आते हैं। ठीक है, यहीं प्रोसेस गोल्स जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यह एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है इस प्रकार के गोल में, जिसमें आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, इसमें खुद को आप वीकली, डेली, मंथली टारगेट दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं टारगेट की, तो इसमें आप हफ्ते में 3 बार आप व्यायाम करोगे, आपने ये सेट कर दिया, तो ये प्रोसेस गोल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि एक वीक में आप 3 बार व्यायाम करोगे। इस तरीके के गोल टारगेट्स आप सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या प्रस्तावित करता है कि बढ़ी हुई उत्तेजना बेहतर प्रदर्शन उत्पन्न करती है जब कलाकार विशेषज्ञ की तरह सक्रिय होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी प्रपोजेस दैट heightened arousal produces a better performance when the performer is an expert? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्राइव थ्योरी में होगा, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन थ्योरी में आएगी, या फिर ट्रेड थ्योरी, या फिर कंटीजेंसी थ्योरी?
क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ड्राइव का सिद्धांत या ड्राइव थ्योरी। ठीक है, ड्राइव थ्योरी में ही ये प्रस्तावित किया जाता है कि बढ़ी हुई उत्तेजना बेहतर प्रदर्शन उत्पन्न करती है। जब परफॉर्मर क्या होता है, एक एक्सपर्ट की तरह बिहेव करता है या एक्टिव हो जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कौशल प्रशिक्षण का कौन सा चरण विभिन्न मनोवैज्ञानिक कौशल सीखने के लिए रणनीतियों और तकनीकों पर केंद्रित है। विच ऑफ द साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग फेज फोकसेस ऑन स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स फॉर लर्निंग द वेरियस साइकोलॉजिकल स्किल्स। एजुकेशन फेज, एक्विजिशन फेज, प्रैक्टिस फेज और एग्जीक्यूशन फेज। शिक्षा चरण, अधिग्रहण चरण, अभ्यास या फिर निष्पादन चरण। इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अधिग्रहण चरण यानी कि एक्विजिशन फेज। ओके, एक्विजिशन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यवहारिक प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। इसे इस प्रकार नाम दिया गया है, संज्ञानात्मक भावात्मक प्रसंस्करण प्रणाली या फिर व्यक्तित्व विरोधाभास संज्ञानात्मक प्रभावी संस्करण प्रणाली या फिर व्यवहारिक प्रतिक्रिया प्रसंस्करण प्रणाली। An individual's personality interacts with the environment to determine a behavioral response is named as। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संज्ञानात्मक भावात्मक प्रसंस्करण प्रणाली। ठीक है, कॉग्निटिव अफेक्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, और इसको हम CAPS के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। CAPS इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी CAPS का, तो ध्यान रखना कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यवहारिक प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए पर्यावरण के साथ क्या कर लेता है, अंतःक्रिया करता है। ठीक है, कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस वर्ष शुरू हुए? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर? अब आपको अपने फिजिकल एजुकेशन की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, ठीक है, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो UPTCT, LT ग्रेड, एवरीवन, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, फिट इंडिया गेम्स या फिट इंडिया मूवमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पुट अप है आपसे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर? क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2020 में। ठीक है, जो खेलो इंडिया के विंटर गेम्स थे वो 2020 में स्टार्ट हुए। अब देखो दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि खेलो इंडिया की बात करें, ठीक है, खेलो इंडिया की बात करें तो ये 2017 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रपोजल रखा गया है या प्रपोज्ड किया गया है इसको। ठीक है, कब? 2017 में खेलो इंडिया को। ठीक है, और फिर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में, ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में ये 2018 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2018 में स्टार्ट हुआ। पहला जो इसका संस्करण था वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम पे था, 2018 में नई दिल्ली में शुरू हुआ। फिर वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़े 2019 में, तो 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया दोस्तों, और इसका नाम हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। ठीक है, और कब हुआ? 2019, हाँ ठीक है, 2019 में हुआ। ठीक है, और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ था? 2019 में ही हुआ। और कहाँ पर हुआ था? ये आपका KIIT यूनिवर्सिटी है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर हुआ। ठीक है, फिर वहीं अगर आपसे पूछ ले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब शुरू हुए, तो ये आपके शुरू हुए दोस्तों 2020 में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। पहला संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें 2020 में। कब प्रपोज्ड हुआ खेलो इंडिया?
2017 में। फिर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की बात करें तो 2018 में पहला संस्करण हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो 2019 में हुआ। कहाँ हुआ? ओडिशा KIIT यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग मॉडर्न टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया गोज टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिस्टर HC बक यानी कि हैरी क्रो बक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अखाड़ा अमरावती ने वर्ष में स्वदेशी गतिविधियों, सेट अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, सरल मार्शल आर्ट आदि का 5 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम शुरू किया। किस वर्ष? 1924, 1926, 1928 या फिर 1930? चलिए इस बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती स्टार्टेड अ 5-week समर कोर्स ऑफ इंडिजीनियस एक्टिविटीज, ठीक है, लाइक दैट ड्रिल्स, फिजिकल एक्सरसाइज, सिंपल मार्शल आर्ट्स इन द ईयर। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1924। 1924 में उन्होंने 5 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसमें सेट अभ्यास, शारीरिक व्यायाम और इजी मार्शल आर्ट जो होते थे इन सभी को इंक्लूड किया था। ठीक है अब HVPM की यहाँ पर बात हो रही दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। पहले तो फुल फॉर्म्स भी आपसे पुटअप हो सकता है, तो इसका फुल फॉर्म HVPM का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है। लोकेशन की बात करें तो अमरावती में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1914 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1914 में हुई थी, वैद्य ब्रदर्स ने मिलकर करी थी। ठीक है, कौन कौन, क्या नाम थे उनके? एक थे आपके, क्या नाम है यार, हाँ, एक थे आपके अनंत वैद्य और दूसरे थे अंबादास वैद्य। इन्होंने मिलकर HVPM की स्थापना 1924 अमरावती में करी थी दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे जल प्रदूषण नहीं होता है? किससे जल प्रदूषण नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन? चलिए बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेंट, ग्रेवल्स, डिटर्जेंट्स और सिल्ट। पेंट से, डिटर्जेंट से, बजरी से या फिर लेवल से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों में से किससे आपका वाटर पोल्यूशन नहीं फैलता है? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बजरी या ग्रेवल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? इस चीज़ पे ध्यान देना, जब भी क्वेश्चंस आप रीड करोगे तो हमेशा है या नहीं पे फोकस रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू हेल्थ? स्वास्थ्य से संबंधित इनमें से कौन सी चीज़ है जो गलत है या उससे संबंधित नहीं है? यह कोई स्थिर घटना नहीं है, स्वास्थ्य एक बहुआयामी घटना नहीं है, या एक गतिशील घटना है, या फिर यह गतिशील है लेकिन स्थिर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वास्थ्य एक बहुआयामी घटना नहीं होती है। ठीक है, हेल्थ इज नॉट अ मल्टी डायमेंशन फेनोमेन। ठीक है, ये नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली सबसे आम समस्या मुख्य रूप से निम्न के कारण है। ठीक है, लोग उपद्रव कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी नियमन का अभाव, लोगों में सुविधाओं का उपयोग करने की इच्छा का अभाव, या फिर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इज मेनली ड्यू टू। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके सामने मुख्य समस्या क्या है इन चारों में से दोस्तों? तो क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वास्थ्य संबंधी नियमन का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ रिलेटेड रेगुलेशन। ये आपको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के सामने ये प्रॉब्लम फेस होती दिखाई देगी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन WHO के अनुसार स्वास्थ्य के आयामों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डायमेंशंस ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, पेडागोजिकल डायमेंशन और फिजिकल डायमेंशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आसान होने के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ा नहीं उनके लिए कौन सा आसान होगी? इसमें भी नहीं कर पाएंगे। जल्दी से बताओ कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कमेंट में। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेडागोजिकल डायमेंशन या शैक्षणिक आयाम का WHO के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपका सोशल हो गया, ठीक है, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, ये तीनों ही क्या बोलते हैं डायमेंशंस आपके WHO के साथ रिलेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, और 20वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एथलीट इष्टतम समय पर कोई अन्य प्रोत्साहन लागू नहीं करता है तो सुपर मुआवजा या सुपर कंपनसेशन चरण के दौरान क्या होगा? वॉट विल हैपन ड्यूरिंग द सुपर कंपनसेशन फेज इफ द एथलीट डज नॉट अप्लाई अनदर स्टिमुलस एट द ऑप्टिमल टाइम? ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। थकान होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, पीकिंग होती है, या फिर अधिक मुआवजा होता है। ओवर कंपनसेशन, पीकिंग अकर्स, इन्वोल्यूशन अकर्स और फटीग अकर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक एथलीट अपने इष्टतम समय पर कोई अन्य प्रोत्साहन लागू ना करे तो आपका जो सुपर कंपनसेशन चरण होगा उसके दौरान क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर इन्वोल्यूशन अकर्स, इन्वोल्यूशंस होगा वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, प्रशिक्षण में निरंतर उत्तेजना के प्रति किसी जैविक वस्तु की प्रतिक्रिया में कमी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिवर्तीता, अपनाना, अनुकूलन या फिर आवास? द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ अ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट टू अ कंटिन्यूड स्टिमुलस इन ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी, अडॉप्टेशन, एक्लिमलाइजेशन और अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आवास या फिर अकोमोडेटेशन, ठीक है, अकोमोडेशन या फिर आवास। ओके, चलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक बार देख लें, क्या बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 थे ना, इन्वॉल्वमेंट बताया था ना, हाँ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अकोमोडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है दोस्तों, एरोबिक सहन शक्ति में तेजी से सुधार के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण बेहद प्रभावी होता है? विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर रैपिडली इम्प्रूविंग एरोबिक एंडोरेंस? ठीक है, आपका एरोबिक एंडोरेंस को लगातार बढ़ाने के लिए, उसमें लगातार तेज़ी से बढ़ाने के लिए कौन सी ट्रेनिंग इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है? आपकी इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस मेथड ऑफ ट्रेनिंग और स्पीड एंडोरेंस ट्रेनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अंतराल प्रशिक्षण या इंटरवल ट्रेनिंग से आप क्या कर सकते हैं? एरोबिक सहन शक्ति में या एरोबिक एंडोरेंस में बहुत तेज़ी के साथ सुधार कर सकते हैं, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग से। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंपनसेशन नामक प्रशिक्षण घटना को इस रूप में भी जाना जाता है। द ट्रेनिंग फेनोमेनन कॉल्ड सुपर कंपनसेशन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, सुपर कंपनसेशन और किस नाम से जाना जाता है? जो सुपर कंपनसेशन नामक प्रशिक्षण घटना होती है इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? बताइए। वैगर्ट का नियम, फॉलब्रोफ का नियम, निरपेक्ष का नियम या फिर हस्तक्षेप कानून? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वाइगर्ट, ठीक है, या वेइगर्ट का
नियम कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम बात करें सुपर कंपनसेशन की, तो सुपर कंपनसेशन जो था दोस्तों वो 1941 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? वो डिस्क्राइब किया गया था आपका फॉलबर्ट के द्वारा, ठीक है, फॉलब्रॉट के द्वारा। 1941 में फॉलब्रॉट के द्वारा आपका सुपर कंपनसेशन टर्म को डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। और इसको हम वेइगर्ट के नाम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तर को बढ़ावा देता है और उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां आगे विकास होता है और जहां सीखने की आवश्यकता होती है। Which evaluation promotes high level of learning among all the students and pinpoint areas where further developments and learning are needed? Objective evaluation, subjective evaluation, summative और formative evaluation। वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिपरक, योगात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, इन चारों में से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कौन सी छोटी बैरोमोटर क्षमता परीक्षण की वस्तु नहीं है, ठीक है। विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ शॉर्टर बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक शॉर्टर एक लॉन्गर। तो शॉर्टर में 3 बैटरीज के होते हैं और लॉन्गर में 6 बैटरीज के होते हैं। यहाँ शॉर्टर की बात करें तो 3 पार्ट होंगे, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 3 तो हैं बट एक नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, दीवार पास या वॉल पास इसमें इंक्लूड नहीं होता है। आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इंक्लूड होती है, मेडिसिन बॉल पट इंक्लूड होता है, जिगजैग भी इंक्लूड होता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी बात करें ना, अगर मोटर एबिलिटी टेस्ट की हम बात करें, किसकी? मोटर एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसको जो क्रिएट किया था, जिन्होंने इसको बनाया था, वो थे आपके हैरोल्ड एम बोरो, ठीक है। कौन थे? हैरोल्ड एम बोरो, इन्हीं के नाम पर ये टेस्ट बना है, ठीक है। हैरोल्ड एम बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और अब इसमें 3 पॉइंट दिए, जैसे आपका दे रखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के द्वारा क्या मेज़र होता है हमारा। तो ये मेज़र करता है हमारी पावर को, ठीक है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो होती है हमारी पावर को मेज़र करती है। जिगजैग रन की बात करें तो ये क्या मेज़र करती है? ये मेज़र करती है दोस्तों हमारी एजिलिटी यानी कि चपलता को, ठीक है। और मेडिसिन बॉल पट की बात करें तो ये मेज़र करती है हमारी स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये पॉइंट भी आप दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपकी पावर को मेज़र करती है, मेडिसिन बॉल पट आपका स्ट्रेंथ, और जिगजैग रन आपकी एजिलिटी यानी कि चपलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है यदि किसी एथलीट के शरीर का वजन 90 किलोग्राम है, ठीक है, एक एथलीट का वजन के शरीर का वजन 90 किलोग्राम है और उसकी बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई 30 किलोग्राम पर वर्ग मीटर है, तो एथलीट की ऊंचाई क्या होगी? पिछले क्वेश्चन सीरीज़ में या मॉक टेस्ट वगैरह में मैंने आपको बीएमआई का फार्मूला बताया था क्या होता है, ठीक है। तो अब उस बीएमआई के फार्मूले के आधार पर निकाल के बताओ जल्दी से, इनमें से क्या होगी उसकी लंबाई कितने मीटर हाइट होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1.732 मीटर, ठीक है। 1.732 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है दोस्तों एक एथलीट 7 पुलअप और 8 पुशअप करता है, ठीक है। कितना? 7 पुलअप्स करता है और 8 पुशअप्स करता है, तो उनके शरीर का वजन 160 पाउंड और ऊंचाई 68 इंच है। शरीर का जो वजन है 160 पाउंड है और हाइट उसकी 68 इंचेस है, तो उसकी भुजा शक्ति का मूल्य क्या होगा?
ठीक है। एन एथलीट परफॉर्म 7 पुलअप्स एंड 8 पुशअप्स, हिज बॉडी वेट इज 160 पाउंड्स एंड हाइट इज 168 इंचेस, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हिज आर्म स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 360। ठीक है, 360। इस क्वेश्चन को कायदे से डिस्कस करेंगे अगली जो क्वेश्चन सीरीज में अपने से लाऊंगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, इनकी एक पर्टिकुलर मैं सीरीज डिस्क्रिप्शन के साथ ला रहा हूँ। ठीक है, ओके, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है, 28 क्वेश्चन एक्चुअली मिस हो गया है दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं। 29 खेल उत्पाद सेवाओं का प्रमुख वर्ग कौन सा नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट ए मेजर क्लास ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सर्विसेज। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सर्विसेज का मेजर क्लास का प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, कौन सा है। पार्टिसिपेंट सर्विसेज, स्पेक्टेटर सर्विसेज, इवेंट सर्विसेज या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रतिभागी सेवाएं, दर्शक सेवाएं, इवेंट सेवाएं या फिर प्रयोजन सेवाएं। विच वन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इवेंट सर्विसेज। 29, हाँ, इवेंट सर्विसेज। ठीक है, आपकी इवेंट सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सर्विस के अंदर नहीं आती। ठीक है, बाकी आपकी प्रतिभागी की जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको सेवाएं दी ही जाती हैं स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सर्विस में। दर्शकों को भी पवेलियन के अंदर सेवाएं दी जाती हैं, साथ में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज स्पॉन्सर्स करती हैं, तीनों तो होती है, लेकिन इवेंट सेवाएं नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, प्रबंधन का सबसे प्रारंभिक सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा। द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैनेजमेंट की जो अर्लीस्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। FW टेलर के द्वारा, H फेयोल के द्वारा, जेम्स A स्टोन या फिर पीटर डकर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, FW टेलर। ठीक है, FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता को कहा जाता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इज नोन एज। अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। तकनीकी कौशल, लोक कौशल, वैचारिक कौशल या फिर निर्णय लेने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वैचारिक कौशल या कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी होती है वो आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स कहलाती है, वैचारिक कौशल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट 32 आपसे कह रहा है, ग्रीक के पेनहेलेनिक खेलों को पहले इस नाम से जाना जाता था। द पेनहेलेनिक गेम्स ऑफ द ग्रीक वॉज अर्लियर नोन एज। ऑप्शंस आपके सामने हैं और कोड्स आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि पेनहेलेनिक गेम्स को ग्रीक में पहले किन किन नामों से जाना जाता था। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, A एंड B ओनली। ओके, यानी कि A और B। ठीक है, द स्टफमैटिक गेम्स एंड द क्राउन गेम्स, इन्हीं दोनों को आपको पेनहेलेनिक गेम्स भी दूसरा नाम था। ठीक है, इनको और भी इन्हीं दोनों नाम से जाना जाता था, पेनहेलेनिक गेम्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, खेलो इंडिया के कार्यक्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया। यहाँ ध्यान देना, नॉट पूछ रहा है। खेलो इंडिया के कार्य क्षेत्र से संबंधित इन पांचों में से कौन सी चीज़ें नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, वार्षिक खेल प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए खेल, सभी के लिए खेल, स्कूली बच्चों की शारीरिक फिटनेस या सामाजिक विकास के लिए खेल। चलो बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसी ही कंटिन्यू मॉक टेस्ट सीरीज लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए
33वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी के सभी, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी एंड ई ओनली। ठीक है, यानी कि सभी के लिए खेल और सामाजिक विकास के लिए खेल। ठीक है, ऑप्शन सी और ई। ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल एंड स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कोई एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं है, ये कोई स्पेशली वुमेंस के लिए नहीं, इसमें बॉयज़ मैन दोनों खेलते हैं। फिजिकल फिटनेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, इसको स्पोर्ट्स सोशल डेवलपमेंट होता है, उसको एक हिसाब से प्रमोट किया जा रहा है स्पोर्ट्स को। ठीक है, और साथ ही आपका सभी के लिए खेल होता है, लड़के लड़कियां सभी इसमें खेल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है, एक सेकंड, ओके, बाद के एथेनियन काल से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है? एथेनियन काल के बाद, ठीक है, बाद पहले आ गया एक्चुअली, इधर होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिए, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लेटर एथेनियन पीरियड। ठीक है, एथेनियन गेम्स, एथेनियन काल के बाद। ठीक है, एथेनियन काल के बाद कौन सा इन पांचों में से कौन कौन से कथन है जो संबंधित है? ठीक है, सही कथन है, मतलब जो इसे रिलेट करते हैं वो पूछा गया। ठीक है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोड्स में से क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी एंड डी ओनली। ठीक है, तो दिस पीरियड राइज द इंटेलेक्चुअलिज्म। ओके, देन दिस पीरियड इज आल्सो टर्म्ड एज एज ऑफ ट्रांसमिशन एंड द इंडिविजुअल वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट फॉर्मेशन वॉज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ए बी और डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस काल में बौद्धिकता का उदय हुआ था, इस काल में संक्रमण, इस काल को संक्रमण युग भी कहा जाता है, और व्यक्तिगत कल्याण और स्वास्थ्य आदत निर्माण शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य था। ओके, एथेनियन पीरियड से पहले ये चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ऊपरी पेट में अंतःस्रावी ग्रंथियां और सिर हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अपर एब्डोमेन एंड हेड आर। चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? पीनियल, हाइपोथैलेमस, थाइमस, ओवरी एंड टेस्टिस। तो क्लियर दिख रहा है, ओवरी और टेस्टिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर पूछा है आपसे क्या, अपर एब्डोमेन की बात कर दी, आपके पेट के ऊपर की बात कर रहा है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो डी वाला वैसे ही कट जाएगा। अब पीनियल, हाइपोथैलेमस, थाइमस, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी ओनली। ठीक है, तीनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है? ऊर्जा व्यय से जुड़ी शारीरिक गतिविधियां हैं। फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व विथ एनर्जी एक्सपेंडिचर आर। ठीक है, जो आपकी एनर्जी की खपत से जुड़ी हुई इसमें कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां हैं? चलना, सोना, दौड़ना और जॉगिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ 36वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाई सोने में एनर्जी लॉस होती नहीं है आपको, तो सीधे सीधे कट गया, आपकी चलने में भी हो रही है, दौड़ने में भी हो रही है, जॉगिंग में भी हो रही है। ठीक है, ए सी एंड डी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, शरीर के कोर से पर्यावरण तक ऊष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी कोर टू एनवायरमेंट टेक्स प्लेस थ्रू कोर टेम्परेचर, स्किन, क्लॉथिंग, कन्वेक्शन और कंडक्शन। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 37 सारे के सारे ही होंगे। ठीक है, जो शरीर के कोर से पर्यावरण तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो आपके कोर टेम्परेचर से भी होगा, आपकी स्किन से भी होगा, आपके जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उससे भी होगा, संवहन से भी होगा और संचालन से भी होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी ई। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है, प्रक्षेप गति वास्तविक रूप में कब उपलब्ध होती है? व्हेन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अवेलेबल इन एक्चुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रोजेक्टाइल मोशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने पेपर में, ठीक है, 100% देखने को मिलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में अवेलेबल होता है कहाँ पर? अलाउ थ्रोज इन एयर, आर्चरी, स्विमिंग, रोलिंग और शूटिंग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए बी एंड ई ओनली, ठीक है। ऑल थ्रोज इन एयर, आर्चरी और शूटिंग, ठीक है। ऐसा क्यों होता? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना दोस्तों, उसमें होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या होगा, इन्हीं हॉरिजेंटली और वर्टिकली डायरेक्शन में ही वो उड़ान भर सकता है, यानी ऊपर जाने की बात हो रही है, ठीक है। अब आपका आर्चरी में भी होता है, ठीक है, आर्चरी में भी आप हॉरिजेंटली भी आप तीर चला सकते हो, ऊपर की तरफ भी मार सकते हो, वर्टिकली भी मार सकते हो। शूटिंग के अंदर भी सेम होता है, ठीक है। ऑल थ्रोज इन एयर, एयर में जो चीज़ें थ्रो की जाती है उसमें भी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जब भी कोई चीज़ हवा में होती है, ठीक है, जब वो नीचे की तरफ आ रही होगी तो वो एक पैराबोला क्रिएट करेगी, ठीक है, पैराबोला क्रिएट करेगी ही करेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इस पॉइंट को ध्यान रखना, पैराबोला क्रिएट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कारकों के कारण हड्डी का फ्रैक्चर। चलो, बोन फ्रैक्चर्स कॉज्ड विद द फैक्टर। जो बोन का फ्रैक्चर होता है वो इन चारों में से किन कारणों से होता है? हड्डियां जो टूटती है वो इन चारों में से किस कारण से? फोर्सिटल ब्लो, सडन व्रेंचिंग, रेस्ट और ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई आंसर निकालना है तो पहले वो वाला कारण पकड़ लो जिसके कारण नहीं होता, आपको मिल जाएगा आंसर। तो एक तो यहाँ क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि रेस्ट, आराम करने से तो हड्डी टूटेगी नहीं, ठीक है, तो इसको उड़ा दो। तो सी वाला जिसमें नहीं होगा वही आपका करेक्ट होगा। तो अब देखो इसमें भी सी है तो ये गलत है, इसमें भी सी है तो ये गलत है, इसमें भी सी है तो ये गलत है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ए बी डी ओनली, ठीक है। ज़बरदस्ती से झटका दो, अचानक भींचना या ऑस्टियोपोरोसिस, जो आपकी हड्डियों की बीमारी, इसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ठीक है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कहता है दोस्तों, चल जोड़ों के संकेतक क्या है? व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। मूवेबल जॉइंट्स के इंडिकेटर कौन कौन से हैं इसमें? अनएक्सियल मूवमेंट, बाईएक्सियल, फिक्स्ड सचर, ट्राई एक्सियल मूवमेंट और नॉन एक्सियल मूवमेंट। देखो अब यहाँ पर बात हो रही दोस्तों मूवेबल जॉइंट्स की, यानी जिसमें गति होती हो, मूवमेंट होती हो, ठीक है। तो उससे आप पकड़ सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कि अब इन ऑप्शन में आप चेक करो कि कौन सा है जहाँ मूवमेंट ही नहीं हो रही है, ठीक है। अनएक्सियल में मूवमेंट लगा, बाई एक्सियल में मूवमेंट लगा है, ट्राई एक्सियल में मूवमेंट लगा है, नॉन एक्सियल में मूवमेंट लगा है, फिक्स्ड सचर या सूचर्स, ठीक है, आपकी खोपड़ी में होते हैं, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होती तो इसको काट दो सीधे सीधे सी वाला। तो अब सी जिस इसमें होगा वो नहीं होगा, डी में सी है तो ये नहीं होगा, बी में भी सी है ये भी नहीं होगा, ए में भी सी है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ए बी डी एंड ई ओनली। इस तरीके से आप अपने, ये एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब आप पेपर में बैठोगे ना, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है बट उसमें से कुछ ऑप्शंस के बारे में अगर आप जान रहे हो तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 था ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे चले हम। तो 41 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कौशल है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्किल, ठीक है, ट्रेनिंग्स नीड्स आर एड्रेस्ड बाय एजुकेशनल, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक कौशल है जो प्रशिक्षण आवश्यकताओं को शैक्षिक खेल मनोवैज्ञानिक द्वारा संबोधित किया जाता है? व्यक्तित्व विकार, इमेजरी, लक्ष्य निर्धारण, मानसिक तैयारी या फिर साइकोपैथोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी, ठीक है। बी सी एंड डी ओनली, ठीक है, यानी कि इमेजरी और लक्ष्य निर्धारण
और आपका मानसिक तैयारी। ठीक है, इमेजरी, गोल सेटिंग और मेंटल प्रिपरेशन ये जो होती हैं ये आपके एक मनोवैज्ञानिक कौशल हैं जो प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को शैक्षिक खेल मनोवैज्ञानिक द्वारा संबंधित करता है। ठीक है, मेंटल प्रिपरेशन, गोल सेटिंग और इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है खेल में सकारात्मक आत्मचर्चा से होता है। इन स्पोर्ट्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक लीड्स टू। स्पोर्ट्स के अंदर जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती हैं वो किस चीज़ को बढ़ावा देती हैं दोस्तों? इनमें से आत्मविश्वास बढ़ता है, आशावादी दृष्टिकोण, अत्यधिक उत्तेजना को उत्तेजित करता है, आत्मविश्वास कम करता है और तनाव करता है। इन पांचों में से कौन कौन से ऑप्शंस आपके वो हैं जो सकारात्मक आत्मचर्चा से खेल के अंदर होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए, बी एंड ई ओनली। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आशावादी दृष्टिकोण होगा, ठीक है, और तनाव कम होता है। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समूह विकास का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर पार्ट ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट? वो कौन सी थ्योरीज हैं जो ग्रुप डेवलपमेंट की पार्ट्स हैं? लीनियर थ्योरी, साइक्लिक थ्योरी, पेंडुलर थ्योरी, ट्रायंगल थ्योरी और नॉन लीनियर थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड सी ओनली। ठीक है, आपका रैखिक सिद्धांत होगा, चक्रीय सिद्धांत होगा और पेंडुलर सिद्धांत होगा। आपका त्रिकोणीय नहीं होगा, त्रिकोणीय और गैर रेखीय सिद्धांत नहीं होगा, ट्रायंगल और नॉन लीनियर थ्योरी नहीं होगा, बाकी के तीनों ही होंगे। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल आयोजन है खेलो इंडिया के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं? और वो कौन से आपके राष्ट्रीय खेल आयोजन हैं दोस्तों जो खेलो इंडिया के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स आर हेल्ड अंडर खेलो इंडिया? खेलो इंडिया के अंदर वो कौन से नेशनल गेम्स हैं जो कराए जाते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया वुमेन गेम है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, या फिर खेलो इंडिया ग्रामीण गेम्स हैं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी पीछे हमने डिस्कस किया था खेलो इंडिया के बारे में, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड डी ओनली। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, फिर आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो इतनी चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के इसमें से कौन कौन से उद्देश्य हैं? फिटनेस को आसान, मज़ेदार और मुफ्त के रूप में बढ़ावा देना, प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान को बढ़ावा देना, स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन करना, फिटनेस को हर स्कूल गांव तक पहुंचाना, व्यक्तिगत फिटनेस कहानियों को साझा करने के लिए भारत के नागरिकों के लिए मंच बनाना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए, सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, आपका फिटनेस को आसान, मज़ेदार और मुफ्त रूप में बढ़ावा देना, देन फिर स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, और फिटनेस को हर स्कूल गांव तक पहुंचाना और व्यक्तिगत फिटनेस कहानियों को साझा करने के लिए भारत के नागरिकों के लिए मंच बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर दूं, इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो क्या था? फिट इंडिया मूवमेंट की बात हुई दोस्तों, है ना? तो फिट इंडिया मूवमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई और किसने करी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो 2019 में हुई, ओके, और की थी हमारे पीएम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, 2019 में, और डेट भी याद कर लो, 29 अगस्त खेल दिवस के दिन, ठीक है, स्पोर्ट्स डे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? शताब्दी ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे अटलांटा में। 1896 में ओलंपिक में 1317 एथलीटों ने भाग लिया था। 1896 ओलंपिक में 11 देशों ने प्रतिस्पर्धा की। शताब्दी ओलंपिक में
197 देशों ने प्रतिस्पर्धा की। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, A, C and D ओनली। ठीक है, शताब्दी ओलंपिक खेल का आयोजन जो था वो अटलांटा में हुआ था, ये सही पॉइंट है। फिर 1896 में 11 देशों ने प्रतिस्पर्धा किया था, भाग लिया था, ये भी सही पॉइंट है। और शताब्दी ओलंपिक में 197 देशों ने भाग लिया था, ये भी सही पॉइंट है आपका। 1896 में ओलंपिक में 1317 एथलीटों ने भाग लिया था, ये गलत पॉइंट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मोटापा एक बीमारी है जो निम्न कारणों से होती है। ओबेसिटी इज़ अ डिजीज कॉज ड्यू टू। अब बताओ आप, ओबेसिटी जो होती है, मोटापा या स्थूलता भी बोल सकते हैं इसको, वो किसके कारण होती है? जेनेटिक फैक्टर के कारण, फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग हैबिट्स या अनहाइजेनिक कंडीशंस में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन A, B एंड C ओनली। आनुवांशिक कारण, शारीरिक निष्क्रियता और खाने की आदतें। ठीक है, ये आपके ओबेसिटी का कारण बनती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, फिजिकल इनएक्टिविटी और ईटिंग हैबिट। अनहाइजेनिक कंडीशन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जल प्रदूषण का अधिक गंभीर पहलू है मानव गतिविधि के कारण जो है, मतलब इंसानों की गतिविधि के कारण जल प्रदूषण का सबसे गंभीर पहलू कौन सा होगा? द मोस्ट या द मोर सीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी विच आर सीवेज, औद्योगिक और व्यापार अपशिष्ट और कोयला, ऑटोमोबाइल, लकड़ी, कृषि प्रदूषक और भौतिक प्रदूषण, थर्मल और रेडियोथर्मी पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इनमें से सही ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ A, C एंड D ओनली। ठीक है, सीवेज, औद्योगिक और व्यापार अपशिष्ट और कोयला, इससे आपका जल प्रदूषण होता ही है। ठीक है, देन फिर आपका कृषि प्रदूषक और भौतिक प्रदूषण और थर्मल और रेडियोथर्मी पदार्थ के द्वारा। ठीक है, ऑटोमोबाइल, लकड़ी से कोई मतलब नहीं होगा वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, ये तो आपका एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा, बी वाला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है, चिकन पॉक्स का वायरस होता है। द वायरस ऑफ चिकन पॉक्स अकर्स इन द। ठीक है, किन में या किन के थ्रू इसका फैलाव होता है चिकन पॉक्स वायरस का? ठीक है, शरीर के नाखून, फिर ओरोफरिंजियल स्राव, त्वचा के घाव, म्यूकोसा और बाल। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, B, C, D ओनली, यानी ओरोफरिंजियल स्राव, त्वचा के घाव और म्यूकोसा, इन तीनों के कारण। ठीक है, चिकन पॉक्स का वायरस जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी सवाल। और आज के आखिरी सवाल में आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाँ वही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट में ये बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट, अगला वीडियो उस टॉपिक की बेस्ट 50 MCQs पे मैं लाऊंगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हो ना, प्लीज़ चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। अगर आप रेगुलर कंटेंट नहीं देखोगे तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन ही नहीं भेजेगा, तो टाइमली आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अगला आज का आखिरी सवाल आपसे कह रहा है, खिंचाव के बाद यदि कोई मांसपेशी तुरंत छोटी हो जाती है, इफ़ अ मसल्स शॉर्टन्स इमीडिएटली आफ्टर अ स्ट्रेच के बाद कोई मसल्स एकदम तेज़ी के साथ छोटी हो जाए तो क्या होगा? बल और बिजली उत्पादन बढ़ता है, ऊर्जा व्यय कम होता है, सहन शक्ति उत्पादन बढ़ता है, विस्फोटक बिजली उत्पादन कम हो जाती है। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? चलो मैं एक बता देता हूँ, विस्फोटक बिजली उत्पादन कम हो जाती है, ये तो होगा ही नहीं। जब भी आपकी मसल इमीडिएटली शॉर्टन होगी ना,
जब आपकी देखो विस्फोटक शक्ति यहाँ क्या कह रहा है, विस्फोटक बिजली या विस्फोटक शक्ति का उत्पादन कम करने की बात कर रहा है। तो जब आपकी मसल्स अचानक से छोटी हो फिर तेज़ी से बढ़े तो वहाँ पर क्या होती है, विस्फोटक शक्ति बढ़ती है, आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ निकलती है। तो यहाँ तो कम करने की बात हो रही है, तो ये वाला काट दो। अब बताओ कौन सा सही आंसर होगा। आपका डी नहीं होगा, तो चलो डी नहीं है तो चेक कर लेते हैं किस में डी नहीं है। सी में है तो ये नहीं होगा, बी में भी डी है तो ये भी नहीं होगा। बताओ ए और डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से सारे के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन ए एंड बी, यानी बल और बिजली का उत्पादन बढ़ता है और ऊर्जा व्यय कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 3 के। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है देन आप बिल्कुल बेशक फ्री माइंड होकर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है, तो चलिए जो भी दोस्त इस चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सुनील सर की क्लास। ठीक है, अब देखो दोस्तों, प्रमोशन अपने दोस्तों से नहीं करेंगे तो फिर अपने चाहने वालों के साथ नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, है ना। हालांकि वो छोटे बच्चों की उसमें मैं क्लासेस लेता हूँ, अपने स्कूल के अंदर मैं क्या एक्टिविटी कराता हूँ, वो चैनल मेरा चल रहा है। वो चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज भी हुआ है, ठीक ठाक है, उसमें बढ़िया चल रहा है। तो आप लोग का प्यार मिल जाए तो और मज़ा आ जाए। जो भी आप फ्री टाइम में होते हो तो उन एक्टिविटीज़ को देख सकते हो और काफ़ी हेल्प होगी। आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने वाले हो यार, है ना, सारे के सारे। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कैसी एक्टिविटीज़ करवा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं करवाता रहता हूँ। ठीक है, कैसे क्लासेस आपको पढ़ानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें कैसी सिचुएशंस मिलेंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी है, वो सारी वीडियोस मेरी वहाँ पर बाई फेस पड़ी हुई हैं। आप जाइए वीडियो चैनल को एक बार विज़िट करिए, सुनील सर की क्लास। उस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ठीक है, आप वहाँ जाइए, विज़िट करिए और बताइए और मेरे को वहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प आपकी टीजीटी पीजीटी में हो सकता है, वहाँ से भी हो जाए, उस चैनल से भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।